अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं। तो कंटेंट ओपन करिए सभी बच्चे जल्दी से, और यहाँ आपको हम कंटेंट दिखाते हैं। तो कंटेंट में हमने पहले आपको बताया था पीए फर्स्ट का सिलेबस। तो पीए फर्स्ट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 18 तक हमने पढ़ा था। कहाँ से कहाँ तक? चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 18, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में चैप्टर नंबर 18 तक कंप्लीट कर दिया था। अब जो हाफ ईयरली का सिलेबस होगा उसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी पीए फर्स्ट में जो आप पढ़ चुके हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये जो आपने टेस्ट में पढ़ा था ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आप क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 19 से चैप्टर नंबर 32 तक। कहाँ तक? चैप्टर नंबर 19 से चैप्टर नंबर 32 तक, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है ये। और इसके साथ साथ 26, 27, 28, 29, 30, 31 यहाँ तक। ये पार्ट नंबर 7 में हमने डिवाइड करा है। 27, 28, 29, 30, 31, ये 5 चैप्टर हमने पार्ट नंबर 7 में लिखा है, ठीक है। हमने इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 हिस्सों में। और यहाँ जो है हमारा 19, 20, 21, 22 ये 4 चैप्टर आपके किस में है? पार्ट नंबर 5 में, जो आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मतलब आज हम ये पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम अगली बार पढ़ेंगे 23, 24, 25, 26, पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे, और पार्ट नंबर 7। ये हमारा किसका सिलेबस हो गया? हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस हो गया। कहाँ से? 19 से लेकर पूरा 26 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो इस पर ऐसे करके लिख लिए हाफ ईयरली। मैं तो लिख ले रहा हूँ, आप भी लिख लिए अपना याद रखने के लिए। हाफ ईयरली का सिलेबस है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर हाफ ईयरली डाल लिए ऐसे करके, पार्ट 19 से लेकर पूरा यहाँ पर 26 तक, और फिर यहाँ से 27 से इस तरह से 30 तक, ठीक है। तो ये किसका सिलेबस हो गया? आपका हाफ ईयरली का सिलेबस हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लिए, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 में चैप्टर नंबर 19 और 20, 21 और 22। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 से, पेज नंबर 24 इसे ओपन कर लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 मूवी मैजिक क्विज, पेज नंबर 24 ओपन कर लिए। पेज नंबर 24 ओपन करिए, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 24 मूवी मैजिक क्विज, मतलब मूवीज से रिलेटेड कुछ क्विज हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ये पार्ट नंबर 5 सबसे पहले टॉप पर लिखना है हमें, हर बार की तरह। हमारा पार्ट कौन सा है? ये पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ पर हर बार की तरह पार्ट का नाम लिखेंगे, पार्ट का नंबर डालेंगे, यानी पार्ट 5। किस दिन की डेट यहाँ पर लिखते हैं? हम डेट लिखते हैं जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है, उस दिन की हमें यहाँ पर डेट लिखनी होती है। मूवीज़ आर नॉट जस्ट गुड टाइम पास, दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट अवर लाइफ स्टाइल, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ये कह रहे हैं मूवीज़ जो है हमारी, खाली जो हम मूवी देखते हैं वो खाली हमारा पास्ट टाइम को पास करने के लिए एक चीज़ नहीं है कि हम मूवी देख रहे हैं कि हमारा टाइम पास होता है। वो क्या है? वो हमें और सारी क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या क्या चीज़ें शो करती हैं? हमारे लाइफ स्टाइल। अब जैसे इंडिया के अंदर मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, साउथ की अलग, भोजपुरी अलग, तो उससे हमें पता चलता है उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका पहनने का तरीका क्या है। हम मूवीज़ में ही तो देखते हैं। राजस्थानी अगर कोई मूवी में शो होता है तो राजस्थानी आदमी अलग ड्रेस में होता है, गुजराती आदमी अलग खाना खा रहा होता है, उसकी ड्रेस अलग होती है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है। हम अब इंडिया के हर पार्ट में तो जा नहीं सकते, हम लोग घूम नहीं सकते। हम मूवीज़ में, नाटक में, सीरियल्स जो होते हैं उन सबको ही देखकर, या कोई सीरीज़ होती है उन सबको देखकर क्या कर सकते हैं? हम उन्हीं सबको देखकर पता चलता है हमें कि गुजराती ऐसे बोलते हैं, पंजाबी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा पंजाबी लोग जो होते हैं वो पंजाबी बोली होती है उनकी। तो पंजाबी लैंग्वेज होती कैसी है? हमने कैसे सुनी है? गानों में सुनी है, या तो फिर हमने मूवीज़ देखी है उनकी, या आपने सीरियल्स देखे होंगे या सीरीज़ देखी होंगी, तभी तो पता चलता है कि अच्छा ये है पंजाबी लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें हमें मूवीज़ से ही पता चल रही हैं। तो वही कह रहे हैं, खाली मूवी हमें टाइम पास के लिए नहीं है, उससे हमें अलग अलग लोगों की लाइफ स्टाइल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, अलग अलग उनका कल्चर, अलग अलग लोगों को ट्रेडिशंस, यहाँ तक कि खाली इंडिया की बात नहीं करें अगर, तो हम बाहर के भी ट्रेडिशंस मूवीज़ से ही हम पता कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्या है यहाँ पर? द डायरेक्टर एंड द लीड एक्टर ऑफ दिस सेकंड टॉप ग्रॉसिंग मूवी। ये दूसरे नंबर पे टॉप ग्रॉसिंग मूवीज़ में इसका नाम आता है। ये कह रहे हैं जो इसके डायरेक्टर और जो लीड एक्टर हैं, 1991 में ये मूवी बनी थी। शेयर्स द सेम फर्स्ट नेम, दोनों का फर्स्ट नेम सेम है, केविन, ठीक है, मतलब दोनों के नाम में केविन आता है। तो ये मूवी कौन सी है? रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव। आपने मूवी सुनी होगी रॉबिन हुड।
तो ठीक है, तो बी वाला हो गया रॉबिन हुड। इसके डायरेक्टर और जो लीड एक्टर हैं, लीडिंग एक्टर हैं, उन दोनों के नाम में केविन आता है। ठीक है, इनका फर्स्ट नेम केविन है। ठीक है, इनका नाम क्या है, मूवी का नाम रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव। तो आपने रॉबिन हुड कार्टून सुना होगा, वही मूवी भी सुनी होगी। ठीक है, तो इस पर टिक कर लिए बी पर, इसका हो गया हमारा बी वाला। फिर है सेकंड, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी लगान। जो मूवी लगान है उसे ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो इस ऑस्कर अवार्ड विनिंग मतलब नॉमिनेट हुई है ऑस्कर मूवी के लिए। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। तो ये ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी जो लगान है, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर का नाम है आशुतोष गोवारिकर। क्या नाम है इनका? आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, आशुतोष गोवारिकर, ए वाला इसका सही है। फिर हमारा थर्ड है, द बिग फिल्म स्टार इज़ ऑल्सो नोन एज बिग बी। आपकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी, अमिताभ बच्चन है, तो ये बिग फिल्म स्टार, बड़े स्टार हैं ये, इन्हें बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। हैज़ ओन फिल्म कंपनी इन द नेम ऑफ, इनकी खुद की एक फिल्म कंपनी है जिसका नाम क्या है? ABCL। ठीक है, इनका नाम क्या है? ABCL, मतलब इनकी अपनी खुद की कंपनी है, एक मूवी की फिल्म कंपनी है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? ABCL। ठीक है, फिर है फोर्थ, व्हाट इज़ द नंबर 1 सेलिंग मूवी इन UK बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। UK में, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा नंबर 1 सेलिंग मूवी कौन सी है हिस्ट्री के अंदर? अब तक इससे ज़्यादा कोई नंबर 1 सेलिंग मूवी नहीं हुई। क्या नाम है इसका? मामा मिया। ठीक है, मामा मिया, ये कहाँ की मूवी है? UK की। फिर आया हमारा फिफ्थ, विच वन वॉज द फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट फिल्म टू बी फुली कन्वर्टेड इनटू, मतलब ब्लैक एंड वाइट फिल्म टू बी फुली कन्वर्टेड इनटू कलर इन 2004। पहली कौन सी ऐसी मूवी है जो ब्लैक एंड वाइट मूवी थी उसे सबसे पहले कलरफुल मूवी बनाया गया? मतलब इंडिया के अंदर आपको पता है पहले, या कहीं भी मानी जाए तो कलरफुल मूवी तो होती नहीं थी, कलर टीवी भी नहीं होती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी भी होती थी, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ भी बनाई जाती थी। तो ब्लैक एंड वाइट जो मूवीज़ बनाई गई थी उसमें सबसे पहली ऐसी कौन सी मूवी थी जिसे सबसे पहले कलरफुल मूवी में बनाया गया था? तो मुग़ल आज़म एक ऐसी मूवी थी जो पहले ब्लैक एंड वाइट में बनी थी, मगर बाकी ब्लैक एंड वाइट भी कलरफुल हुई, मगर उन सबसे पहले जो मुग़ल आज़म मूवी थी वो सबसे पहले उसे कलरफुल बनाया गया, मतलब कलर मूवी बनाया गया, मतलब उसमें कलर डाले गए। पहले की आपने मूवी देखी होती होगी कि ना उनके कपड़ों का कलर पता चलता था, ना घर का कलर का पता चलता था, उनके चेहरों का कभी नहीं, बस ब्लैक एंड वाइट। फिर बाद में उन्हीं मूवी को जब कलर बना दिया गया, ठीक है, कलरफुल बना दिया गया, तो वही मूवी हम कलर, उनके कपड़े, उनके पीछे का गेट का कलर, दरवाजे का कलर, रूम का कलर, हर चीज़ हमें नज़र आने लगी। ठीक है, तो वही मुग़ल आज़म पहली ऐसी मूवी थी जिसे कलरफुल बनाया गया, ब्लैक एंड वाइट मूवी बनाई गई थी सबसे पहले, बाद में इसे कलरफुल बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा 6 वाला, विच प्लेबैक सिंगर हैज़ बीन अवार्डेड द भारत रत्न। कौन सी ऐसी प्लेबैक सिंगर हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया? द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है ये, ठीक है, पूरे नेशन का। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जो हैं इन्हें प्लेबैक सिंगर थी एक, मतलब हैं, और इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। ठीक है, आशा भोसले ये भी प्लेबैक सिंगर, ये सभी प्लेबैक सिंगर हैं, मगर लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। 7th, विच ऑफ दिस फिल्म हैड द लार्जेस्ट फाइनल बॉक्स ऑफिस टेली इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से कौन सी फिल्म इनमें से लार्जेस्ट फाइनल बॉक्स ऑफिस टेली में आती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से? तो ये है द ममी रिटर्न, द स्कॉर्पियन किंग, द ममी, या द ममी टॉम ऑफ द ड्रैगन एम्परर। तो ये है द ममी, ठीक है, कौन सा? सी वाला। फिर नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव वॉन एन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फिल्म। कौन से ऐसे खाली अकेले जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फिल्म। फिल्म के अंदर जितना भी उन्होंने लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी में अचीवमेंट मतलब हासिल किया, जो भी कुछ, उसके लिए इन्हें खाली यही एक ऐसे हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। क्या नाम है इनका? सत्यजीत राय। फिर 9th है, विच इंडियन मूवी गेन एंट्री इनटू हॉलीवुड। कौन सी इंडियन मूवी है जिस मूवी को इंडियन में तो छोड़िए, हॉलीवुड ऑस्कर अवार्ड में भी इन्हें एंट्री मिली 2003 में। कौन सी मूवी है? देवदास। देवदास कौन सी ऐसी मूवी है जिसे
एंट्री मिली हॉलीवुड ऑस्कर अवार्ड में। 2003 में जो हॉलीवुड ऑस्कर अवार्ड हुआ था उसमें इसे एंट्री मिली। क्या नाम है मूवी का? देवदास। फिर 10th है हमारा, विच म्यूज़िक डायरेक्टर ब्रॉट द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इनटू द फिल्म मीडियम। कौन से ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को फिल्म के अंदर लेके आए, फिल्म मीडियम के तौर पर उसे लेकर आए? क्या नाम है इनका? नौशाद। मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सिंपली पहले ऐसी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक शोज़ में ऐसे अलग अलग जगह पर होता था, मगर बाद में ये इन्हें इस म्यूज़िक को, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को मूवीज़ के अंदर, फिल्म के अंदर भी लेके आए। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 26, पेंटिंग अ कल्चरल मिक्स। अब पेंटिंग्स अलग अलग आपने कई बार सुना होगा, काफ़ी पेंटिंग्स के नाम सुने होंगे, बताया भी होगा काफ़ी लोगों ने कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है ये, इसने बनाया या इस वजह से बनाई। पेंटिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग पेंट पिगमेंट। ये कह रहे हैं पेंटिंग में क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें पेंट के पिगमेंट मिलाए जाते हैं, कलर और देयर मीडियम टू सरफेस, और सरफेस पर कलर और उसके मीडियम मिलाए जाते हैं, मतलब कलर करा जाता है, रंगा जाता है, जिसमें उसे कहते हैं पेंटिंग। इन आर्ट द टर्म डिस्क्राइब बोथ द एक्ट एट द रिजल्ट। आर्ट में क्या कहते हैं, इस टर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? एक्ट एंड द रिजल्ट, जो एक्ट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आया, विच इज़ कॉल्ड पेंटिंग, उसे हम कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग आप लोगों को सभी को पता होगा, हम कलर से उसमें कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ तस्वीर बनाते हैं, उसे हम पेंटिंग कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है पेंटिंग में हम कुछ तस्वीर बनाएं, कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ तो पेंटिंग्स ऐसी हैं जिसे हम नॉर्मली देख के समझ ही नहीं पाएंगे, जो पेंटर्स होंगे बड़े बड़े वही समझ पाएंगे ये इस पेंटिंग में क्या उस पेंटर ने क्या बनाया चाहा है, क्या शो करना चाहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई दीज पेंटिंग्स एंड टिक्स द करेक्ट टाइटल। ये कह रहे हैं इन पेंटिंग्स को आइडेंटिफाई करिए, ये देखिए, और करेक्ट टाइटल, करेक्ट नाम जो इन्हें दिए गए थे या इनके जो करेक्ट नाम है, सही नाम है, सही टाइटल है, उस पर टिक करिए। पहले हैं आप, पेंटेड बाय एडवर्ड होपर। ये पेंटिंग एडवर्ड होपर ने बनाई थी, ठीक है। किसके ज़रिए बनाई गई है ये पेंटिंग? ये देखिए, देख कर लग रहा है कहीं रेस्टोरेंट है, उसका बड़ा लॉज है, उसका फ़ोटो खींचा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये पेंटिंग बनाई गई थी, किसने बनाई थी? एडवर्ड होपर ने। इसका नाम क्या है इस पेंटिंग का? नाइट हॉक। इस पेंटिंग का जो करेक्ट टाइटल है, मतलब वो क्या है? नाइट हॉक। ये टाइटल क्या है इसका? नाइट हॉक्स, सी वाला। फिर है दूसरा, नेम द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग बाय जॉन सिंगर सर्जेंट। जॉन सिंगर सर्जेंट ने ये पेंटिंग बनाई थी, इसका नाम क्या दिया था? मैडम एक्स। मैडम एक्स के नाम से इस पेंटिंग को जाना जाता है। किस नाम से? मैडम एक्स के नाम से। तो इसका क्या हो गया? बी। पहले का क्या है? सी, दूसरे का क्या हो गया? बी। फिर थर्ड आया, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग बाय जवान एक, ठीक है, सॉरी, जैनवन एक। जैनवन एक के ज़रिए ये वाली पेंटिंग बनाई गई थी। इसका टाइटल क्या दिया था उन्होंने? द बेथरोथल, क्या? द बेटरोथल ऑफ द एर्नोल्फिनी। क्या नाम है इसका? पेंटिंग का टाइटल क्या दिया था? द बेटरोथल ऑफ द एर्नोल्फिनी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आया हमारा, टिक द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग बाय जॉन एबॉट मैकनील विस्लर। ये जॉन एबॉट मैकनील विस्लर पूरा नाम है पेंटर का। इन्होंने इसका टाइटल का नाम क्या दिया था? अरेंजमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। इस पेंटिंग का नाम क्या है? मतलब ये टाइटल किस टाइटल पे बनाई गई थी? इन्होंने क्या दिया था टाइटल? अरेंजमेंट इन वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका ए हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 27, यानी नेक्स्ट पेज, पब्लिशिंग आर्ट। अब ये क्या है? इस पर भी पार्ट नंबर 5 डेट लिख लिए, इस पर भी डेट, और यहाँ पर भी पार्ट नंबर 5 लिख लिए। पब्लिशिंग आर्ट, राइटिंग आ स्टोरी एंड पब्लिशिंग इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। ये कह रहे हैं स्टोरी लिखना और उसे पब्लिश करना एक बहुत बड़ी जॉब है, इतना आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। बट वन कैन डू इट इफ़ वन हैज़ द कंप्लीट नॉलेज अबाउट स्टोरी राइटिंग। मगर वो आदमी इसे कर सकता है, मगर वो इंसान इसे कर सकता है, मतलब स्टोरी लिख सकता है और पब्लिश कर सकता है, जिसे इसकी पूरी की पूरी स्टोरी राइटिंग की नॉलेज हो। जज योर सेल्फ बाई गिविंग द करेक्ट आंसर। भी कह रहे हैं, अब चलिए अपने आप को जज करिए इनके सही आंसर बता के कि आपको स्टोरी राइटिंग के बारे में कितना पता है। फर्स्ट क्या है? क्लूज प्रोवाइडेड बाय द ऑथर टू प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन लेटर इन द स्टोरी। वो क्लू या वो ऐसे निशान या वो थोड़ा बहुत झलक दिखाता है राइटर, ऑथर जो होता है, प्रेडिक्ट करने के लिए कि इस स्टोरी में आगे क्या हो सकता है। तो उसे हम कह सकते हैं, जैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, कुछ क्लू देखकर, कुछ ऐसे मतलब
हमें कुछ क्लूज़ दिखते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा इस स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा होने वाला है, या आगे जाके हो सकता है वो मर जाएगा या वो उसे मार देगा या वो चोरी हो जाएगी चीज़। हम ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं ना, हमने पूरी स्टोरी पढ़ी नहीं होती है, आधी स्टोरी पढ़कर ही हम जज करने लगते हैं कि हो सकता है आगे स्टोरी में ये हो, आगे स्टोरी में ये हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस क्लू को क्या कहते हैं? जो ऑथर इस तरह के क्लू पहले से ही लिखता, इस तरह के अंदाजे जो हम लगाते हैं वो हम पढ़ के लगाते हैं। तो इस तरह के क्लूज़ जो हमें मिलते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर शेडोइंग। ठीक है, फॉर शेडोइंग कहते हैं। तो क्या हो गया? बी। तो यहाँ पर टिक की तो जगह नहीं है, तो ऐसा करिए इस पर सर्किल कर लिए। फिर है अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन और एग्जिस्ट। ये देखना, कभी कभी ऐसा होता है स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है क्या होने वाला, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और क्या हो जाता है या क्या हो रहा होता है। हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, हम सोच रहे हैं कि अब ये होगा और हुआ कुछ और होता है, होता कुछ और है, एग्जिस्ट कुछ और होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयरनी। आप स्टोरी पढ़ेंगे आगे जाके इंग्लिश में तो आयरनी वर्ड आपके उसमें यूज़ भी होंगे। अ सीरीज़ ऑफ रिलेटेड इवेंट, किसी रिलेटेड इवेंट की एक सीरीज़, जैसे हम कहते हैं इसकी ये सीरीज़ है, सीरीज़ 1 है, ये इस सीज़न की सीरीज़ है, ये इस नाटक की सीरीज़ है, या इस स्टोरी की, या हम ये कहते हैं ये नॉवेल है, इस नॉवेल की सीरीज़ है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लॉट का मकसद मेनली ये होता है कि किस फील्ड पर हम किस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक जैसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ है फोर्थ हमारा, द मेन आइडिया अबाउट लाइफ एक्सप्रेस इन अ पीस ऑफ लिटरेचर। पूरा मेन आइडिया जो कि लिटरेचर मतलब इन अ पीस ऑफ लिटरेचर के पूरे एक पीस पे जो कि पूरे बता रहा, जैसे अब आपने कोई स्टोरी लिखी तो उसका एक थीम होगा कि किस बेस पर क्या टॉपिक लेके, क्या आइडिया लेके आप स्टोरी लिखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप एक पुलिस ऑफिसर के बारे में स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें एक आपने थीम सोचा होगा कि हम उसमें पुलिस की अच्छाई के बारे में बताएंगे कि पुलिस हमारी कैसे मदद करती है, पुलिस क्या करती है, ये करती है, वो करती है। तो एक थीम सोच कर रखा होगा आपने। तो वो मेन आइडिया जो लाइफ एक्सप्रेस करता है एक पीस ऑफ लिटरेचर में, उसे हम क्या कहते हैं? थीम। फिर फिफ्थ है हमारा नेक्स्ट, अ लॉजिकल गेस और कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट को देखकर लॉजिकल गेस करना कि ऐसा होगा या कंक्लूजन करना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेरेंस। क्या कहते हैं हम? इन्फेरेंस। इस पर सर्किल कर लिए आप। सिक्स्थ है द रिलेशन बिटवीन द नरेटर एंड द स्टोरी। स्टोरी जो चल रही है, कहानी, और जो लिखने वाला है नरेटर, उसके बीच में एक रिलेशन, मतलब एक रिलेशन नरेटर और स्टोरी के बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑफ व्यू। किसे कहते हैं हम? जो एक रिलेशन है किसके बीच में? नरेटर, स्टोरी लिखने वाला, और स्टोरी के बीच में जो एक रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सेवेंथ क्या है हमारा? सेवेंथ है द टेक्निक राइटर्स यूज़ टू क्रिएट एंड डेवलप कैरेक्टर। वो टेक्निक जो कि राइटर यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टराइजेशन। अलग अलग कैरेक्टर बताता है ना कि आपका कैरेक्टर ये होगा, आप ऐसा रोल प्ले करेंगे, आपका ये कैरेक्टर है, आप चोर बनेंगे, आप पुलिस बनेंगे, आप हीरो बनेंगे। ठीक है, आप वहाँ पर आप जूते बेचने वाले बनेंगे, या आप एक लकड़हारे हैं। ऐसे अलग अलग कैरेक्टर दिए जाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टराइजेशन, उस टेक्निक को। हाउ कैन यू बिकम अ गुड ऑथर। अब ये आपसे एक सवाल किया जा रहा है, आप सभी से, मतलब जो ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप एक अच्छे ऑथर कैसे बन सकते हैं, मतलब आप कैसे एक अच्छे राइटर कैसे बन सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं मैं अच्छी स्टोरी लिखना शुरू कर दूं तो आप कैसे बन सकते हैं? कॉपी अदर्स पीपल स्टोरी, दूसरों लोगों की स्टोरी, कहानियों को कॉपी करके छाप कर, तो उससे तो अच्छे स्टोरी मेकर बनेंगे नहीं हम, इससे तो हम नकल कर रहे हैं दूसरे की। फॉर बी है रीड लॉट्स ऑफ बुक्स एंड थिंक अबाउट व्हाट स्पेशल अबाउट द वंस यू लाइक। मतलब खूब सारी बुकें पढ़ो, उनके बारे में, उनकी स्पेशल चीज़ें जो आपको पसंद आ रही हैं उसके बारे में सोचो कि ये ऐसा क्यों है, ये इसे हम क्या कहते होंगे। तो ऑफ कोर्स जब आप पढ़ेंगे किसी चीज़ के बारे में और जो चीज़ें आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आप रिसर्च करेंगे, उसके छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो आपको तो नॉलेज हो ही जाएगी। फिर आप हो सकता है ज़्यादा पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाए कि आप स्टोरी खुद भी लिखना शुरू कर दें। फिर है सी गेट समवन एल्स टू राइट योर स्टोरी फॉर यू, और या तो फिर दूसरे को किसी को बुला लो कि हमारे लिए स्टोरी लिख दे। तो वो यानी अगर दूसरे को बुलाएंगे हम स्टोरी लिखने के लिए तो हम कहाँ बेहतर हो पाए अच्छा राइटिंग स्टोरी लिखने में, सामने वाला अच्छा है उसकी मदद से लिख रहे हैं हम।
तो अगर हमें बेहतर राइटर बनना है, अच्छा ऑथर बनना है, तो हमें काफ़ी बुकें पढ़नी चाहिए उसकी स्पेशल चीज़ों के बारे में जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए, हमें छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज होगी, तो हो सकता है इस काबिल हो जाए कि हम स्टोरी लिख भी लें। पेज नंबर 28 ओपन कर लिया। अब मीडिया पर्सन्स, यहाँ पर भी पार्ट नंबर 5 लिखिए और यहाँ पर भी डेट, सेम डेट। कौन सी डेट? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट। मीडिया पर्सन, मीडिया एज अ सेक्शन स्पेसिफाइड टू रीच अ मास। ये कह रहे हैं मीडिया एक ऐसा सेक्शन होता है जो हर ग्रुप में पहुंचता है, ठीक है। हर तरह की हमें रिपोर्ट मिलती है, न्यूज़ मिलती है। आप जो देखते हैं हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे जो न्यूज़ मिलती है हमें, वो मीडिया के ज़रिए ही मिलती है। हेयर आर सर मीडिया पर्सन फ्रॉम इंडिया। ये कह रहे हैं कुछ मीडिया पर्सनस इंडिया के जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई दैम एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बैग। ये कह रहे हैं एग्जाम्पल, ये जो इनके थोड़ा सा आपको हेल्प दी हुई है, क्लू बॉक्स उनके बारे में लिखा हुआ है, तो क्लू बॉक्स से नाम उनके चेक करिए, निकालिए और इसमें लिखिए। पहले कौन से हैं देखिए क्लू बॉक्स, ये रहा। बरखा दत्त, रणदीप सरदेसाई, प्रभु चावला, अरुण शौरे, नरिशमन राम और पिन्नॉय रॉय। पहले कौन से हैं? ही इज़ द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनडीटीवी। ये एनडीटीवी जो आपने सुना होगा, एनडीटीवी न्यूज़ चैनल, तो ये एनडीटीवी के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। बीइंग अ रिनोड इकोनॉमिक्स, और साथ साथ नामी ग्रामी इकोनॉमिक्स भी हैं। ही हैज़ सर्व एज द इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने कैसे काम किया है? इकोनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे इन्होंने काम भी किया है, और ये काफ़ी नामी ग्रामी इकोनॉमिक्स भी रह चुके हैं। अब ये बात आई कि इकोनॉमिक्स क्या होता होगा, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? वो आदमी जो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ता हो, या उसके पास नॉलेज हो, या उसमें एक्सपर्ट हो, या पढ़ाता हो किसी को, उसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक क्या होता है, कैसा सब्जेक्ट है? तो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनका नाम क्या है? पिन्नॉय रॉय। क्या नाम है इनका? पिन्नॉय रॉय। फिर सेकंड है, ही इज़ द एडिटर ऑफ इंडिया टुडे। आपने सुना होगा इंडिया टुडे, उसके एडिटर हैं ये। इंडियाज़ लीडिंग वीकली न्यूज़ मैगज़ीन, ये इंडिया की हर हफ्ते आने वाली जो मैगज़ीन है वो है, ठीक है। ही इंटरव्यूज़ प्रोमिनेंट पर्सनस ऑन हिज टॉक शो सीधी बात ऑन IBN 7 चैनल। IBN न्यूज़ चैनल है, IBN 7 चैनल, तो आपने देखा होगा IBN 7। तो इस पे इन्होंने काफ़ी लोगों के, काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों के, काफ़ी फेमस लोगों के, काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी मशहूर लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं। जो किस शो पर? शो का नाम क्या है? सीधी बात। और किस चैनल पर? IBN 7। इनका नाम क्या है? प्रभु चावला, ठीक है। क्या नाम है इनका? प्रभु चावला। फिर नेक्स्ट आए थर्ड, ही इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश डेली। ये इंग्लिश डेली के एडिटर इन चीफ हैं। ही ऑल्सो हेड्स द अदर पब्लिकेशन ऑफ द ग्रुप। काफ़ी पब्लिकेशन जो हैं जैसे कि फ्रंट लाइन और स्पोर्ट स्टार, इसके भी हेड हैं ये, ठीक है। क्या है ये? जैसे दूसरे पब्लिकेशन है जैसे कि फ्रंट लाइन और स्पोर्ट स्टार, इसके भी ये हेड हैं, और साथ साथ इंग्लिश डेली के एडिटर चीफ हैं। क्या नाम है इनका? नरसिम्हा राम। क्या नाम है इनका? नरसिम्हा राम। NAR, यहाँ पर स्पेलिंग लिखी है, नरसिम्हा, NARSIMHA, नरसिम्हा, RAM, नरसिम्हा राम। फिर फोर्थ है, ही इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ अ न्यूज़ चैनल CNN IBN 7। ये एडिटर इन चीफ हैं CNN IBN 7 के, ठीक है। ही ऑल्सो होस्टेड एन अवार्ड विनिंग टॉक शो। इन्होंने एक, जिसमें आपने देखा होगा कुछ शोज़ आते हैं जिसमें अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग लोगों को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फिल्म फेयर अवार्ड आता है, उसमें अलग अलग अच्छी मूवीज़ से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। तो एक अवार्ड शो है जिस इन्होंने अवार्ड शो भी क्या किए हैं? होस्ट किए हैं। द बिग फाइट ऑन NDTV। क्या नाम है उसका? द बिग फाइट ऑन NDTV पे। इनका नाम क्या है? राजदीप सरदेसाई। क्या नाम है? राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई, RAJDEEP SARDESAI। फिफ्थ क्या है? शी इज़ अ ग्रुप एडिटर ऑफ द इंग्लिश न्यूज़ एट NDTV। ये NDTV पे ग्रुप एडिटर हैं ये इंग्लिश न्यूज़ के। एंड अ पॉपुलर TV जर्नलिस्ट, और ये एक पॉपुलर मशहूर TV जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट किसे कहते हैं? पत्रकार जो होते हैं, ठीक है। शी राइट्स द पॉपुलर कॉलम। इन्होंने कौन कौन से कॉलम्स लिखे हैं? जैसे कि थर्ड आई फॉर द हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम के लिए जो थर्ड आई का कॉलम जो आता है वो यही लिखती हैं।
इनका नाम क्या है? बरख़ादत। इन्होंने थर्ड आई का जो कॉलम आता है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम में इन्होंने ही लिखे हैं। क्या नाम है इनका? बरख़ादत। फिर सिक्स्थ है, ही हैज़ बीन एन इकोनॉमिस्ट, ये भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, विद द वर्ल्ड बैंक के साथ, एज वेल एज अ कंसल्टेंट टू द प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशंस का एक कंसल्टेंट का भी काम किया इन्होंने, एंड एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे। अब एडिटर समझ में आ गया होगा आपको, और इकोनॉमिक्स भी समझ में आ गया होगा, जिसे बिजनेस के बारे में नॉलेज हो। अब कंसल्टेंट क्या होता है? कंसल्टेंट उसे कहते हैं जो सलाहकार, मतलब वो आदमी जो दूसरे को एडवाइस देता है, सलाह देता है बिजनेस के मामले में, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्हें इसलिए रखा जाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कंसल्टेंट को इसलिए रखते हैं कि राय मशवरे के लिए, ये लोग, इन्हें बिज़नेस के मामले में बहुत नॉलेज होती है इन्हें, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, तो इन्हें ऐसे ही रखा जाता है कि अगर कोई खराबी आ रही है या बिज़नेस डाउन हो रहा है या बिज़नेस में कोई डिस्कशन करना है, तो ऐसे कंसल्टेंट को रखा जाता है जिससे डिस्कस करा जाए, ठीक है, क्योंकि ये लोग काफ़ी नॉलेज होती है, इन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो ये कंसल्टेंट भी रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिक्स के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और ये एडिटर भी रह चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस के। क्या नाम है इनका? अरुण शौरी, ARUN, अरुण, SHAURIE, अरुण शौरी, ठीक है, SHOURIE, शौरी। फिर नेक्स्ट है हमारा कोचर आर्ट। अब ये सब क्या है? एक फैशन डिज़ाइनर हैं, ठीक है, इन फ्रेंच कोचर मीनिंग सेविंग। कोचर का मतलब क्या होता है फ्रेंच में? ठीक है, फ्रांस जो है, फ्रांस में जो लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच, उसमें कोचर कहते हैं सिलना, बुनना, स्विंग करना, सिलाई करना। फैशन डिज़ाइनिंग, यहाँ पर भी पार्ट 6 लिख लीजिएगा, ठीक है आप लोग, और यहाँ पर भी डेट लिख लीजिएगा। फैशन डिज़ाइनर्स क्रिएट मैजिक विद देयर इनोवेटिव क्लोथ्स विच बिकम्स फैशंस ऑफ द ईयर। ये कह रहे हैं फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं वो एक तरह से जादू सा कर देते हैं अपने इनोवेटिव, जो अपने कारीगरी है उनकी, उनका जो दिमाग है, उनकी जो टैलेंट है, वो कपड़े सिलते हैं। जैसे कि अब कोई नया फैशन डिज़ाइनर है, उसने कोई नया क्लोथ मेक किया, तो उससे क्या होगा? वही उस साल का फैशन बन जाता है, ठीक है, हर कोई चाहता है कि उसे ही पहनना। यहाँ पर ऐसे ही कुछ मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स के नाम दिए हुए हैं। पहली है हमारी, शी डिज़ाइन द कंट्रोवर्शियल वार्डरोब ऑफ ऐश्वर्या राय फॉर कैन्स 2003। कैन्स क्या है? ये है एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसके लिए ऐश्वर्या राय के लिए पूरा एक वार्डरोब तैयार किया था। वार्डरोब तो कहते हैं अलमारी, मतलब अलमारी भर कर इन्होंने पूरा उनके लिए एक डिज़ाइनिंग किया था, ठीक है। ये एक डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, 2003 में इन्होंने बनाया था। कंट्रोवर्शियल कहते हैं कि ऐसा, मतलब जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा हो, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा वार्डरोब तैयार किया था उनके लिए, ऐसा वार्डरोब क्रिएट किया था जिससे हर कोई उनकी चर्चा कर रहे थे। मतलब अब यही बात हो रही होगी कि किसने बनाया है, कैसा है, काफ़ी अच्छा है। जैसे आप लोग हैं, अब हमारे 4-5 दोस्त हैं, उसमें से कोई एक दोस्त कुछ अलग सा गैजेट लेके आ गया, तो सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं, भाई कहाँ से लाया यार, कहाँ, कितने का मिला, ठीक है, हर कोई उस पर चर्चा कर रहा होता है। या कोई अगर नई टेक्नोलॉजी बना ली किसी ने, तो पूरे हर मुल्क में बात हो रही होती है कि वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जिससे पानी से कार चल रही है, पानी से बिजली बन रही है, ऐसी तो होता है, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोवर्शियल। इनका नाम क्या है? नीता लुला। क्या नाम है इनका? नीता लुला। फिर सेकंड है, शी इज़ द अनडिस्प्यूटेड नॉन कन्फर्मिस्ट ऑफ द इंडियन फैशन वर्ल्ड। ये भी एक फैशन डिज़ाइनर हैं, इनका नाम क्या है? मालिनी रोमानी। और ये अनडिस्प्यूटेड और नॉन कन्फर्मिस्ट का मीनिंग क्या है? अनडिस्प्यूटेड उसे कहते हैं दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन और शॉन टू बी फॉल्स, मतलब जिससे क्वेश्चन ना किया जा सके, मतलब जिसे गलत ना ठहराया जा सके, मतलब इनके पास हर चीज़ का जवाब होता होगा, तभी इन्हें अनडिस्प्यूटेड नाम दिया गया। अनडिस्प्यूटेड वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया गया। अनडिस्प्यूटेड उसे कहते हैं जिससे हम क्वेश्चन ना कर पाएँ और उसे हम गलत ना ठहरा पाएँ, मतलब वो हर एक चीज़ में ऐसा स्टेप लेता होगा जिससे वो कोई गलत काम नहीं करता हो, कोई मिस्टेक्स नहीं करता होगा, या अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखता हो जिससे इंसान उसकी किसी चीज़ पर सवाल ना कर पाए। नॉन कन्फर्मिस्ट का क्या है? वो आदमी जो कि सबसे अलग बिहेव करता हो या सबसे थोड़ा डिफरेंट सोचता हो, ठीक है। जैसे अब 4-5 दोस्त हैं, या दोस्त तो नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं पूरी एक सोसाइटी ले ली, सोसाइटी के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जिसकी बिल्कुल ही अलग सोच है, तो उसे हम कहेंगे नॉन कन्फर्मिस्ट। अब नॉन कन्फर्मिस्ट इतना बड़ा वर्ड उसे क्यों दे दिया? वो आदमी जो कि रिफ्यूज़ करता हो टू कन्फर्म एज टू स्टेब्लिश कस्टम, एटीट्यूड और आइडियाज़, मतलब वो
ये रिफ्यूज़ करता हो सारे कस्टम आइडियाज़ और एटीट्यूड इन सबको इस्टेब्लिश करने से मना करता हो, रिफ्यूज़ करता हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट। तो ये है, इनका नाम क्या है, मालिनी रोमानी। ये इंडियन फैशन वर्ल्ड की काफ़ी मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं। फिर थर्ड आए, हिज कलेक्शन rejuvenates ideas toward the renewal of contemporary Indian style। अब ये क्या है, ये एक ऐसे फैशन डिज़ाइनर हैं, ये कह रहे हैं ये इनके आइडियाज़ जो हैं, कलेक्शन के जो आइडियाज़ हैं, जो नए नए आइडियाज़ देते हैं, ये टुवर्ड्स द रिन्यूअल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन स्टाइल। इससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो स्टाइल है लगातार किससे, फैशन से रिलेटेड चेंज हो रहा है। मतलब अब आपने देखा होगा, जैसे अब कोई मूवी आई, उसमें सलमान खान ने नई तरीके के बाल कटवा लिए, तो लोग बाग क्या करते हैं, उस मूवी के बाद उसी तरीके के बाल कटवाने लगते हैं, तो किसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जिसका फ़ैशन अच्छा लगता है, इसी तरह से ये एक बहुत मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया स्टाइल को काफ़ी अच्छे से बदल रहे हैं। इनके फैशन डिज़ाइनिंग से काफ़ी बदलाव आया है इंडिया के अंदर। क्या नाम है इनका, तरुण ताहिलियानी। क्या नाम है इनका, तरुण ताहिलियानी, ठीक है। फिर आए नेक्स्ट, हिज नेम इज़ सिनोनिम्स विद स्टाइल इन हिंदी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो है क्या है, एक मतलब फैशन डिज़ाइनर हैं, ये भी सभी फैशन डिज़ाइनर हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनका नाम सिनोनिम्स है, मतलब जिसका मतलब सेम होता हो, स्टाइल। इनका नाम क्या है, मनीष मल्होत्रा, ठीक है। तो इनका नाम का मीनिंग अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिनोनिम्स है, मतलब मीनिंग ये देता है कि स्टाइल। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड सेम मीनिंग, डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग। जैसे मैंने कहा हार्ड, तो हार्ड को मुश्किल है, तो हम हार्ड को अगर इंग्लिश में दूसरा वर्ड कह दें, ये जैसे हम कह दें ब्राइट, ये लाइट, ब्राइट मतलब चमकदार, लाइट मतलब जलता हुआ, रोशन, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो इनका नाम क्या है, मनीष मल्होत्रा। फिर नेक्स्ट आए, ही डिज़ाइन हिज फर्स्ट आउटफिट एट द एज ऑफ 12। ये इन्होंने सबसे पहले अपना खुद का जो आउटफिट डिज़ाइन किया था, मतलब पहनावा, जो मतलब ड्रेस तैयार की थी, ये 12 साल की थी तब की थी। इनका नाम क्या है, रोहित बाल। फिर सिक्स्थ हैं, शी हैज़ रिवाइव जैडोज़ो विच इज़ द आर्ट ऑफ गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडर। इन्होंने ये गोल्ड थ्रेड मतलब सोने के धागे से, मतलब असलियत में सोना तो नहीं होता, सुनहरे धागे से बुना जाना वाला, सिला जाने वाला एक इन्होंने ऐसा रिवाइव किया था, जरदोजी जिसे कहते हैं, ठीक है। शी हैड रिवाइव जरदोजी, जो कि एक आर्ट है जो सुनहरे धागे से सिली जाती है। इन्होंने दोबारा से उसे रिवाइव किया था, दोबारा से मतलब करके दिखाया था, मतलब सिला था, ठीक है, एम्ब्रॉयडर किया था। क्या नाम है इनका, रितु बेरी, ठीक है। मतलब गोल्ड थ्रेड को यूज़ करके इन्होंने कपड़े डिज़ाइन किए थे, जिसे क्या कहते हैं, जरदोजी। तो इनका नाम क्या है, रितु बेरी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है, आई थिंक पार्ट नंबर 6 है। फिर तो हमने जो यहाँ पर पढ़ा है, कोचर आर्ट तक पढ़ लिया और मीडिया पर्सन्स। तो वैसे तो बच्चों ये पार्ट 6 में हमने टिक लगाया था, चलिए इसे पार्ट 5 कर देते हैं। जब पढ़ लिया है तो इसे यहाँ पर पार्ट 5 कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 6 में अगले से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पार्ट नंबर 5, डेट सेम लिखेंगे। यहाँ पर भी पार्ट नंबर 5 कर दिए, हमने पार्ट नंबर 6 लिख रखा था और सिलेबस में भी हम सही करा देते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 6, ये हमारा 23 तक पार्ट नंबर 6 के तक क्या क्या पढ़ा है आज हमने। पार्ट नंबर 5 यहाँ पर 20 पर स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, यहाँ से मूवी मैजिक से। ये भी हमारा पार्ट नंबर 5, चैप्टर नंबर 19 पार्ट नंबर 5 यहाँ पर भी लिखिए। फिर चैप्टर नंबर 20 पार्ट नंबर 5, चैप्टर नंबर 21 पार्ट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 22 पार्ट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 23 भी पार्ट नंबर 5 में कर लिए, ठीक है। आज ही कंप्लीट हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मैं इसे चैप्टर नंबर 23 भी हमने इसमें कर लिया है, तो मैं सिलेबस में इसे ठीक करा देता हूँ। सिलेबस में देखिए, पार्ट नंबर 6 को कम कर लिए, 24 से कर लिए, और पार्ट नंबर 5 को बढ़ा दिए, 23 तक कर दिए। इसमें हमने 19 से आज 23 तक कर लिया, ठीक है। ये हमारा 23 तक हो गया और ये हो गया हमारा 24 से 26, यानी 1 2 3, इसमें 3 चैप्टर हो गए। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, जो हमने कर लिया, ठीक है। मूवी मैजिक किया हमने, फिर उसके बाद पेंटिंग, कल्चर मिक्स करा और पब्लिशिंग आर्ट किया, फिर मीडिया पर्सन्स के बारे में पढ़ा और कोचर आर्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कोचर मतलब सिलना, स्विंग करना, फ्रेंच लैंग्वेज में कोचर का मतलब होता है सिलना, मैंने बताया सब आपको। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6,
फिर एक पार्ट रह जाएगा हमारा पार्ट नंबर 7, उसके बाद हमारा इसका कोर्स भी हाफ ईयरली का कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए? चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26 और यहाँ पर 27, 28, 29, 30, 31 यानी चैप्टर नंबर 19 से यहाँ पर देखिए, चैप्टर नंबर 19 से यहाँ पर मूवी मैजिक से लेकर टोटल चैप्टर नंबर 31 तक आपको तैयार करना होगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। पीएफएस का सिलेबस है, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये आप सब टेस्ट में दे चुके हैं। तो आज हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 23 पर भी जो कोचर आर्ट वाला मैंने बताया, इस पर भी पार्ट नंबर 5 कर दिएगा। सो हमारा पार्ट 5 कंप्लीट। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।